नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार क्यों इंडोनेशिया, जिसने 1965 के युद्ध में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की थी, जी हाँ, वही इंडोनेशिया आज भारत के साथ मिलकर चीन को रोकने का प्रयास कर रहा है। क्या है ये पूरा डील और इसमें भारत को क्या फायदा हुआ और कैसे भारत और इंडोनेशिया मिलकर चीन को रोकेंगे, उसे समझने की कोशिश करते हैं अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उससे पहले जी हाँ, 1965 में इंडोनेशिया ने भारत के खिलाफ युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी, जिसमें उसने इस्लामाबाद को सपोर्ट करने के लिए इंडोनेशियाई वारशिप और साथ में मिलिट्री इक्विपमेंट भेजे थे। खैर, उसके बाद पाकिस्तान की जो आज की हालत है वो तो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, तो अपने रिश्तों को क्या संभालेगा। तो खैर उसमें टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन भारत ने जो है वो अपने व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से निभाए और इंडोनेशिया के साथ आज जो हमारा रिश्ता है वो इतना बेहतर हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पे गए तो उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदिपुरा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी भारत के एक प्रधानमंत्री को मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन है वो? और इसके साथ ही इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति सुबियांतो हैं, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर ये कहा कि मैं मोदी जी को फॉलो करता हूं और वो जैसा करते हैं उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। अब पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए लगभग 630 से 650 मिलियन डॉलर का एक बड़ा रक्षा समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किया। अब ब्रह्मोस जो है आप जान रहे हो कि बहुत ही फेमस है। ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है तो भारत के जो वेपन्स हैं, खास करके ब्रह्मोस है, पूरे विश्व में उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। मैक 3 की रफ्तार से ये चलती है और बेहद सटीक निशाना जो है वो लगा सकती है, तो इसीलिए इसे शिप किलर रादर जहाजों को नष्ट करने वाला बताया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भारत की अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्रा, उसका भी वो पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक बन गया है। साथ ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है इन मिसाइलों को इंडोनेशिया के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में लगाएगा, जिससे उनकी हवाई ताकत जो है वो और बढ़ जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत की ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो इनका भारत ने बखूबी जो है शोकेस किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय में, जहां उसने पाकिस्तान के दिमाग को ठीक किया था। तो खैर उस समय जो हमारा परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से विश्व को ये समझ में आया कि भारत की ये जो मिसाइलें हैं ये बहुत ही सटीक हैं और इसलिए बाकी देश भी इसे खरीदना चाहते हैं। अब एक चीज समझते हैं कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो डील हुआ है उससे चीन को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, चीन का एक बहुत ही विस्तारवादी नीति वाला एक आइडियोलॉजी है। उसमें वो क्या कहते हैं कि वो एक 9 डैश लाइन की बात करते हैं, जिसका जो कि नतूना द्वीप जो है इंडोनेशिया का उससे भी गुजरता है और वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होना चाहिए इंडोनेशिया का। लेकिन चीन ये कहता है कि नहीं नहीं, ये सारा जो है वो मेरा ही है, इसमें किसी और देश का कुछ नहीं है। अब इंडोनेशिया के पास में इतना तो है नहीं कि वो अपना एक विशाल नेवी बना सके, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, नौसेना का खर्च के जगह में ब्रह्मोस मिसाइल अगर इंडोनेशिया के पास में होती हैं तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है चीन के शिप्स को काउंटर करने के लिए। अब इससे क्या होगा कि दोबारा चीन अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसको करने से पहले वो उसको सोचना पड़ेगा। और ये देखिए, ये हम बात करें कि ये इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि कहीं ना कहीं चीन कहता है कि उसके 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे एक सबंग बंदरगाह है, ठीक है। सबंग पोर्ट जो है, सबंग बंदरगाह जो है वो इंडोनेशिया में आता है और भारत और इंडोनेशिया जो है अब इस पर मिलकर इसको डेवलप करेंगे, इसको विकसित करेंगे। अब हाल ही में आपने सुना होगा कि बांग्लादेश ने अपना मोंगला पोर्ट जो है, मोंगला बंदरगाह जो है वो चीन को दे दिया था और उससे भारत को बहुत असुविधा महसूस हुई, क्योंकि भारत का जो चिकन कॉरिडोर है, सिलिगुड़ी कॉरिडोर है, वो उसके पास ही में पड़ता है। भारत को अब ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं चीन जो है वहां पे कोशिश करेगा घुसपैठ करने की या जासूसी करने की। उसी तरीके से ये जो है सबांग पोर्ट जो है, ये कहीं ना कहीं भारत का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उससे सिर्फ 100 मील और अंडमान द्वीप समूह से 700 किलोमीटर दूर एक छोटे से द्वीप पर स्थित बंदरगाह है। और यहाँ पर जो प्राकृतिक पानी है वो बहुत ही गहरा है, लगभग 40 मीटर है। तो जब पानी गहरा होता है तो क्या होता है कि बड़े कमर्शियल जहाज और पनडुब्बियां जो हैं
वो वहां पे लंगर डाल सकती हैं। पानी जब थुथला होगा तो वहां पे बड़े जहाज नहीं खड़े हो सकते। अब रणनीतिक रूप से अगर आप देखोगे तो भी जो सबांग बंदरगाह है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, जहां से भारत का 60% से ज्यादा समुद्री व्यापार होता है। और अगर आप देखोगे कि सवांग पोर्ट को डेवलप करके भारत एक फॉरवर्ड मॉनिटरिंग नोड में पहुंचेगा, जिससे वो हिंद महासागर में घुसने से पहले ही चीनी नेवी को और उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। इससे भारत के लिए एक ईस्टर्न आइलैंड चेन जो है वो बन जाएगा, जिससे दोनों देश मिलकर स्ट्रेट्स पर नजर रख सकते हैं और किसी भी लड़ाई के हालात में चीन के एनर्जी ट्रेड को आसानी से रोक सकते हैं। अच्छा, ये तो रह गया आपका रक्षा समझौता। इसके साथ ही कुछ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक एकीकरण भी हुए। जैसे कि अगर आप देखो तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अनुसार 2050 तक भारत और इंडोनेशिया जो है वो दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन जाएंगे। अब भारत को अगर इंडोनेशिया के साथ उसने समझौता किया तो उसमें निकेल का जो कुल भंडार है ना 21%, वो हिस्सा इंडोनेशिया के पास है। अब ये जो है भारत अपनी ईवी बैटरी के लिए यूज कर सकता है। साथ ही में इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट भी हैं, उनका भी इस्तेमाल भारत कर सकता है। अब भारत दे क्या रहा है? भारत अपना तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देगा इंडोनेशिया को। भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो जो है वहां के टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही भारत जो है वो वहां पे ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको भी बनाने में मदद करने के लिए अपनी संस्था जो है और जो विशेषज्ञ हैं उनको भेजने की तैयारी कर रहा है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो के साथ संयुक्त रिसर्च के लिए भी इंडोनेशिया आगे आया है। अब आप सांस्कृतिक बात अगर करें तो मैंने पहले ही आपको कहा कि जो वहाँ के राष्ट्रपति सुबियांतो हैं वो अक्सर ही अपने भारतीय डीएनए की बात करते हैं। और इसके साथ ही हमने देखा कि जब पीएम मोदी वहां पे गए थे तो पारंपरिक रामायण जो शैडो पेपेट्री शो होता है, जिसे वायांग कुलित कहते हैं, उसका वहां पे प्रदर्शन हुआ। भारतनाट्यम की प्रस्तुति हुई और इसके साथ ही यूनेस्को सूची में जो प्रम्बानन मंदिर है वो उसका भी दौरा किया गया। अब इसके अलावा नेताओं ने भगवान शिव के 1000 साल पुराने मंदिर के संरक्षण के लिए भी एक संयुक्त परियोजना की घोषणा की है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिलकर ये बताती है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में रिश्ते जो हैं वो और मजबूत हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो चीन जो बांग्लादेश के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि वो भारत को घेर पाएगा, अब भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि लग रहा है जैसे चीन खुद घिर जाएगा। आपका इसका बारे में क्या कहना है आप हमें जरूर बताइए, कमेंट करिए। और इसके साथ ही अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंट रहिए और विश्वास मानिए। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। अगर हमारी तरफ से किसी परामर्श की आवश्यकता हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए ताकि हम फिर से मिल सके। धन्यवाद।